Hello, and I welcome you all to this awareness series of diabetes. Diabetes, I'll talk about the very basic things. Uh, how we diagnose diabetes, what are the symptoms, क्या होता है, how does the patient come to us or present us with diabetes. Most of the time, diabetes हम डिटेक्ट करते हैं incidentally. Like a patient comes to us for an ailment and the routine blood sugar is done and we find that his blood sugar is high or higher than normal. Or a patient with a family history of diabetes, he goes to the laboratory, gets himself checked and finds that his blood sugar is towards the higher side. Females in pregnancy, sometimes they have high blood sugar and later on 15-20 years later उनको पता चलता है कि वो डायबिटिक हो गई और अब दवाई लेना पड़ेगा, चेक करने से पता चलता है. तो जनरली क्या होता है कि पता ही नहीं लगता कि उन्हें डायबिटीज़ है और कोई भी सिम्टम होते होंगे कि प्यास थोड़ी ज़्यादा लग रही है, थोड़ा भूख ज़्यादा लग रहा है, यूरिन थोड़ा ज़्यादा, उनको लगता है कि ये शायद मेरे लिए इस एज के लिए नॉर्मल ही है एंड दे डोंट गेट चेक्ड. पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, दीज मतलब पॉलीडिप्सिया का मतलब क्या है, ज़्यादा लगना, पॉलीफेजिया भूख ज़्यादा लगना या खाना ज़्यादा खाना, और पॉलीयूरिया का मतलब होता है कि यूरिन ज़्यादा आना. ये तीन चीज़ें होती हैं डायबिटीज़ के क्लासिकल सिम्टम्स हैं, लेकिन ये सिम्टम्स बहुत रेयरली हमें मिलते हैं क्योंकि पेशेंट्स बहुत सारी और कंप्लेंट से उसको परेशान रहता है. मान लो वो ओवरवेट है, वो ओवरवेट से ज़्यादा परेशान रहता है, वो उसने नोटिस नहीं किया कि उसको ये चीज़ें हो रही हैं, या किसी को थायराइड की बीमारी होगी, ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी, जोड़ों का दर्द हो गया, दमा की बीमारी होगी, उन चीज़ों से ज़्यादा परेशान रहता है और वो जनरली इस चीज़ को नोट नहीं करता है एंड सरप्राइज कि हाँ कि मुझे मेरा ब्लड शुगर ज़्यादा है. तो डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स क्या हैं? डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स हैं कि फास्टिंग ब्लड शुगर कितना रहना चाहिए, पोस्ट प्रैंडियल यानी कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद ब्लड शुगर कितना रहना चाहिए, और HbA1c कितना रहना चाहिए. ये 3 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मेन हैं. एक तो जो हम अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये रहता है कि कुछ लोग लेबॉर्ट्री से करवाते हैं जो कि वेनस ब्लड होता है, और घरों में जो हम लोग करते हैं वो कैपिलरी ब्लड यहाँ से लिया जाता है. वेनस ब्लड आम से नस से ली जाती है, जिसमें से वेनस ब्लड में क्या होता है कि शुगर खर्च हो गया होता है. द मसल हैज़ यूटिलाइज्ड द शुगर एंड और वो गंदा खून है जो वापस जा रहा होता है, उसको हम चेक करते हैं वेनस ब्लड, दैट इज़ लेबॉर्ट्री सैंपल. और जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं जो कि पुराने बने हुए हैं, दे आर फॉर द वेनस ब्लड. ये हमें पता होना चाहिए कि वेनस ब्लड के सैंपल हैं एंड दे आर नॉट फॉर कैपिलरी ब्लड. कैपिलरी ब्लड में ऑब्वियसली क्योंकि ग्लूकोज पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ है, थोड़ा यूटिलाइज हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो कैपिलरी ब्लड में ज़्यादा आएगा. कितना ज़्यादा आएगा? 12 to 15% तक ज़्यादा आ सकता है. तो उसका मार्जिन लेके हमको चलना पड़ेगा जब भी हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं. और जो भी हम पैरामीटर्स आपको बता रहे हैं, दोज पैरामीटर्स आर फॉर वेनस ब्लड, लेबॉरेटरी सैंपल वेनस ब्लड. और अगर हम इसको ग्लूकोमीटर के साथ कंपेयर करना चाहें तो हमें अराउंड 10% ज़्यादा, 10-12% एटलीस्ट ज़्यादा मानकर, ज़्यादा नॉर्मल मानकर चलना पड़ेगा. तो फास्टिंग ब्लड शुगर अराउंड 100, जस्ट लेस देन 100 एक नॉर्मल पर्सन का होता है. और डायबिटिक्स में अगर कंसिस्टेंटली उसका ब्लड शुगर 110 से ऊपर आ रहा होता है तो हमें शक हो जाता है कि हो सकता है इसको डायबिटीज़ हो. देखिए, एक कोई चीज़ से डायबिटिक नहीं बनता, एक दिन के सैम्पलिंग से कोई डायबिटिक नहीं बनता, वो थोड़ा हमें बार बार चेक करना पड़ता है. तो फास्टिंग कितना? फास्टिंग अराउंड 10 आवर्स ऑफ फास्टिंग हम कहते हैं, 10 घंटे का फास्टिंग और लेबॉर्ट्री सैंपल. अब जो लोग हैं वो कई बार 10 घंटे फास्ट नहीं करते हैं. वो रात को 11 बजे उन्होंने खाना खा लिया, 10 बजे खाना खाया और सुबह 6 बजे उन्होंने ब्लड सैंपल दे दिया. उससे क्या होता है कि एरोनियस रिज़ल्ट आता है. वो पूरा फास्टिंग एक्चुअली वो फास्टिंग ब्लड शुगर नहीं होता है. या
हम कहते हैं कि फास्टिंग ब्लड शुगर जो हो, आप थोड़ा सा अर्ली खाना खाएं, 10 घंटे का फास्टिंग हो, गुड नाइट स्लीप हो। अगर स्लीप आपकी डिस्टर्ब रहती है, रात में अपने फ़ोन कॉल्स काफ़ी अटेंड कर लिए हैं या बार बार आपको उठना पड़ रहा है, उससे भी स्ट्रेस क्रिएट होता है और उस स्ट्रेस के कारण आपका सुबह जो है फास्टिंग ब्लड शुगर ज़्यादा आ सकता है। तो क्राइटेरियन हो गया, लेबॉर्ट्री ब्लड शुगर 100 के करीब करीब हर एक का होना चाहिए। जो एस्टैब्लिश डायबिटिक है, हमने डायबिटीज़ डायग्नोज कर लिया और इस्टेब्लिश कर लिया कि इस पेशेंट को डायबिटीज़ है, उसका ब्लड शुगर 130 से कम, 126 से कम अगर रहेगा तो हमारे लिए हम मान के चलते हैं कि ठीक है। उसके कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों ऐसा मापदंड है, क्यों हम ऐसा करते हैं, दैट आई लेट यू नो लेटर। फिर आती है पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, खाना खाने के 2 घंटे के बाद का ब्लड शुगर होता है, वो 140 या एज क्लोज टू 140 एज पॉसिबल होना चाहिए। थोड़ा कम हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और डायबिटीज़ कर क्या सकते हैं, वो खाना खाने के बाद कई बार हम हर आधे घंटे के बाद भी सैम्पलिंग करा सकते हैं। हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम कितना गया है और किस रेट से वो नीचे आ रहा है, 2 घंटे या 3 घंटे तक किस रेट से नीचे आ रहा है। मैक्सिमम का मतलब है कि खाना खाने के बाद हमारी कोशिश रहती है कि 200 टच ना करें और 2 घंटे के बाद 140 है उसके नीचे आ जाए और 3-4 घंटे के बीच में उसका एज क्लोज टू फास्टिंग ब्लड शुगर आ जाए। तो फास्टिंग ब्लड शुगर एज क्लोज टू 140 एज पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर एज क्लोज टू 140 एज पॉसिबल आफ्टर 2 आवर ऑफ हैविंग योर मील। अब लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि डॉक्टर्स क्लिनिक है, मार्केट प्लेस है, वहाँ आ गए, उन्होंने फास्टिंग दे दिया, उसके बाद घर चले गए, खाना खा लिया और खाना खाने के बाद दोबारा वहाँ पर आ गए लेबॉर्ट्री में और थोड़ा सा हमें लगा कि टाइम अभी 2 घंटे पूरे नहीं हुए हैं, आधा घंटा रहता है, तो ही गोज़ टू द मार्केट, किसी शॉप में चला गया, थोड़ा वॉक कर लिया। तो अगेन दोज थिंग्स वुड रिड्यूस हिज ब्लड शुगर अबिट, वो भी नहीं होना चाहिए। ही शुड मतलब खाना खाने के बाद वो आराम से बैठे और 2 घंटे तक उसके बाद हम उसका करें। तो दो आर द पैरामीटर्स। और 140 अगेन इज लेबॉर्ट्री, अगर हम ग्लूकोमीटर का करते तो उसका हमें मार्जिन रखना पड़ेगा। थर्ड थिंग इज HbA1c। HbA1c इज ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। जब ग्लूकोज हीमोग्लोबिन के कांटेक्ट में आता है तो हीम पार्ट जो होता है, हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट होते हैं, हीम एंड ग्लोबिन। हीम पार्ट में ग्लूकोज अटैच हो जाता है और उसका हम एक मेजर ले लेते हैं, 3 महीने का हम एक रीडिंग ले लेते हैं एंड दैट रीडिंग जो हमारा मापदंड है वो ये है कि 6.2 के एज क्लोज टू 6.2 एज पॉसिबल और 5.5 के नीचे भी हम डायबिटिक्स को स्पेशली हम कहते हैं कि हम ना टारगेट करें। इट शुड बी अराउंड 6.2, उतना हमारे लिए ठीक है। जो लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक है, मान लीजिए उनका 20 साल 25 साल हो गए, 30 साल हो गए डायबिटीज़ को, 65 की एज हो गई, 70 की एज हो गई, तो उनका जो HbA1c है हम थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं और अराउंड 7 तक हम अगर रख सकते हैं उसको, इट्स गुड फॉर अस। अगेन द रीजंस आर डिफरेंट और वी विल कम टू दोज रीजंस अगेन। तो हमने ये बताया कि डायबिटीज़ को जनरली यूजुअली पता ही नहीं होता कि उसको शुगर हो गई है। नॉर्मली कोई फीवर होता है और उससे हमने ब्लड टेस्ट कराया, शुगर ज़्यादा आ गई, या कुछ सर्जरी हो रही है, ब्लड टेस्ट कराया, शुगर ज़्यादा आ गई, या उसको कोई इन्फेक्शन हो गया, शुगर ज़्यादा, हमने चेक कराया, शुगर उसमें ज़्यादा आ गई। तो जनरली इसी तरह से हम शुगर कैच करते हैं, डायबिटिक्स को कैच करते हैं। और जो लेडीज़ होती हैं इन प्रेगनेंसी, कई बार उनका रिवील हो जाता है, दे हैव हाई शुगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बाद में हमने देखा 15-20 साल के बाद तो एस्टैब्लिश्ड डायबिटिक्स बन जाते हैं। और सिम्टम्स पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा यूरिन आना, रात को बार बार यूरिन आना। लेकिन लोग ये समझ के बैठ जाते हैं कि ये तो शायद, क्योंकि होता इतना ग्रेजुअली है ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स कि आदमी उसको नोटिस ही नहीं करता। जो मसल वीकनेस होती है डायबिटीज़ में, देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ मसल वीकनेस। वो चलेगा या काम करेगा या एक्सर्ट करेगा तो वो धीरे धीरे वो वीकन हो जाता है। उसको अगेन इट हैपन्स सो ग्रेजुअली कि उसको पता ही नहीं लगता कि मेरे मसल्स वीक हो गए हैं और मैं अब तो इतनी सीढ़ियाँ नहीं, वो ही ऑलवेज पुट्स इट टू सम अदर कॉज अदर दैन डायबिटीज़, सम कॉज अदर दैन डायबिटीज़। और इन लोगों का यूजुअली वेट गेन हो गया होता है एंड दे आर
सफरिंग फ्रॉम अदर थिंग्स ऑल्सो। तो 3 चीज़ें हो गई, मैंने आपको बता दी, फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर खाना खाने के 2 घंटे के बाद, और HbA1c एक हम कैलकुलेशन करते हैं हीमोग्लोबिन के ग्लाइकोसिलेट होने का, और उसका एक मापदंड हमारे पास 6.2 के करीब एज क्लोज टू पॉसिबल हम रखना चाहेंगे। फिर आती है ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी। जब हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के उसमें आते हैं कि डॉक्टर, एज ए डॉक्टर हम क्या क्या टारगेट करते हैं, हम टारगेट करते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर एज क्लोज टू 100 एज पॉसिबल। डायबिटिक्स जो रीसेंट डायबिटिक्स होते हैं उनके लिए वी आर मच 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 स्ट्रिक्टर, क्योंकि अगर हम न्यूली डायग्नोज डायबिटिक्स को पहले 10 साल 15 साल स्ट्रिक्टली कंट्रोल करेंगे तो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ के, माइक्रोवैस्कुलर डिजीज़, मैक्रोवैस्कुलर डिजीज़, वो डिले हो जाएंगे या नहीं होंगे, उनका हमारा टारगेट रहता है एज लॉन्ग एज पॉसिबल हम उस चीज़ को डिले करें। देयरफॉर इन यंग डायबिटिक्स, रिसेंटली डायग्नोज डायबिटिक्स, हम कोशिश करते हैं कि फास्टिंग को एज क्लोज टू 100 रखें एज पॉसिबल। अगेन 100 लेबोरेटरी मापदंड है, ग्लूकोमीटर से 110 भी हमें चलेगा, 110, 114, 112 इज़ गुड इनफ। पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर अगर 140 या उससे कम, एज क्लोज टू 140 एज पॉसिबल फॉर न्यूली डायग्नोज यंग डायबिटिक्स स्ट्रिक्टली हम रखेंगे। HbA1c स्ट्रिक्टली हम 6.2 के करीब रखना चाहेंगे, से बिटवीन 5.8 to 6.2 शुड बी आवर टारगेट, नॉट लेस देन 5, नॉट लेस देन 5.5, उसमें थोड़ा रिस्क फैक्टर रहता है, वो वी वुड कम टू लीटर। और हमारा टारगेट रहता है कि ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी ज़्यादा ना हो। वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है? वेरिएबिलिटी का मतलब है कि खाना खाने के बाद स्पाइक कितना जाता है और उसके बाद धीरे धीरे उसका ट्रफ कितना जाता है। तो जो स्पाइक और ट्रफ के बीच में जो लेवल है, मान लीजिए उसका 200 चला गया खाना खाने के बाद, और खाना खाने के 3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद उसने कुछ खाया नहीं, उसने एंटी डायबिटिक दवाइयाँ खाई हुई हैं और वो 60 चला गया, ठीक है, तो कितना गैप आ गया? 140 का डिफरेंस आ गया, 60 एंड 200 के बीच में 140 का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी खाना खाने के बाद और खाने के 3-4 घंटे के बाद कई बार डायबिटिक्स में आ जाता है, बिकॉज ही इज़ टेकिंग सम मेडिसिन, मे बी ही इज़ टेकिंग इंसुलिन, मे बी ही इज़ टेकिंग अदर एजेंट्स। तो ये ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी इतना नहीं होना चाहिए। टारगेट हमारा रहेगा कि खाना खाने के बाद 200 टच ना करे, एज क्लोज टू 180 या उससे कम रहे, और जो ट्रफ है वो 80 के नीचे हम कोशिश करेंगे कि वो न जाए। तो ये एक दिन में वो जितनी बार खाना खा रहा है, जितने बार कुछ ये ड्यूरिंग डे टाइम एक वेरिएबिलिटी होती है, जो कि एक दिन की वेरिएबिलिटी होती है। उसके बाद एक से दूसरे दिन की भी वेरिएबिलिटी होती है। मान लीजिए एक दिन उसका शुगर ठीक लेवल पे रहा, उसने जो हम कहते हैं कि आप स्प्लिट मील्स लीजिए, 2 ब्रेकफास्ट करिए, 2 लंच करिए, 2 डिनर करिए, थोड़ा थोड़ा करके बार में खाएं ताकि आपका स्पाइक ना आए, ज़्यादा डाउन भी ना जा पाए, वो मेंटेन कर लेता है। बिकॉज मे बी वो पूरा दिन ऑफिस में रहा या पूरा दिन घर बैठा रहा, एंड ही वॉज एबल टू डू इट। बट वाइल ट्रैवलिंग उसने दवाई तो ले ली और उसको खाना नहीं मिला, और या उसने खाना वो खाया जो उसके शुगर को ऊपर ज़्यादा ले गया, उसके बाद 4-6 घंटे तक खाना नहीं मिला और शुगर काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गया, फिर शाम को उसने खाया, फिर ऊपर गया। तो दिस शुड नॉट हैपन, बिकॉज जब हाइपोग्लाइसेमिया होती है तो बॉडी के अपने, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है जब ब्लड शुगर आपका 60 के नीचे चला गया, 80 के नीचे जाने लगता है, 60 के नीचे चला गया, तब बॉडी के अपने डिफेंस मैकेनिज्म्स वो काम में आ जाते हैं और वो काउंटर रेगुलेट करना शुरू कर देते हैं, वो आपके ब्लड शुगर को बढ़ाना शुरू कर देते हैं एनी विच वे। और उसके बाद जब आप खाना खाते हैं, दैट टेक्स योर ब्लड शुगर टू अ हायर स्पाइक देन इट वुड हैव हैपेंड अदरवाइज। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, स्पेशली फॉर ट्रैवलर्स, स्पेशली फॉर पीपल विद इनफ्रीक्वेंट आवर्स, बहुत ज़रूरी है। इन लोगों में ज़्यादा होता है, डॉक्टर्स में ज़्यादा होता है, पायलट्स में ज़्यादा होता है, आर्मी पर्सनल में ज़्यादा होता है, बिजनेस पीपल में ज़्यादा होता है। तो आजकल हम देखते हैं हर एक में ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे जो चिल्ड्रन हैं, दे आर मेनी ऑफ देम आर वर्किंग इन MNCs। उसमें क्या करते हैं, सुबह 7 बजे उठ के, 8 बजे उठ के नॉर्मली जनरली बिना कुछ खाए वो भाग लेते हैं, सारा दिन
थोड़ा बहुत खा लिया, नहीं खा लिया, एंड शाम को आके एक लॉपसाइडेड मील काफ़ी कुछ वो खा लेते हैं और वो चीज़ गड़बड़ कर देती है। और हम देखते हैं कि एक एब्सोल्युटली फिट नॉर्मल 26-27 साल का बच्चा, मे बी ही इज़ बिन ए प्लेयर, मे बी एथलीट रहा हो, कुछ भी रहा हो, जनरली फिट, वो जब एमएनसी में जाता है विदिन 6 मंथ्स, मैंने देखा है विदिन 6 months he or she has put on weight 6 to 8 months, और he is now moving towards a metabolic syndrome, जो डायबिटीज़ का एक फैक्टर है और उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। बट he has become unhealthy now, his blood sugars are जिससे हम कहते हैं कि impaired फास्टिंग ब्लड शुगर या impaired पोस्ट-प्रैंडियल ब्लड शुगर, वो नॉर्मल रेंज से थोड़ा बाहर जाने शुरू कर देते हैं, और इसको अगर यहीं पर हमने कंट्रोल नहीं किया, दैट वुड गो इनटू फुलमिनेंट डायबिटीज़। तो हम 3-4 चीज़ें हमने देख ली। हमने फास्टिंग ब्लड शुगर को कितना कंट्रोल करना है हमने जान लिया, पोस्ट-प्रैंडियल को कितना कंट्रोल करनी है वो जान लिया, HbA1c हमने जान लिया, ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी को हम ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं शुगर जाए, इट शुड रिमेन एट अ मोर कन्वीनियंट लेवल। और फिर आती है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ में है कि हम उस पेशेंट को once he is diabetic, he has to we have to give him restrictions कि तुम ये नहीं खा सकते, आप ये नहीं खा सकते, और इसको ऐसा रेगुलेट करो। वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होना चाहिए। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि हमें तो भूखा रखा जा रहा है, या मुझे वो चीज़ ज़्यादा पसंद थी, अब वो मैं खा नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे फ़ायदा क्या है जीने का। ऐसा लोग समझते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल इतना जो लोग समझते हैं, इतना मेहनत हम सिर्फ अपना खाने के लिए करते हैं, जो कि एक्चुअली सही नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ कि वो आदमी हम जब ट्रीटमेंट में आज आया है 1 महीने बाद, ही शुड फील बेटर, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो उसको लगे कि मैं जो 2 साल पहले नहीं कर पा रहा था, मैं इजीली कर पा रहा हूँ। उससे उसको बहुत इनकरेजमेंट मिलती है, उसकी मेंटल फैकल्टीज़ बहुत अच्छा काम करती हैं, वो ऑफिस में एल्सवेयर टारगेट्स बहुत अच्छा अचीव कर लेता है। तो इन चीज़ों से उसको अपलिफ्टमेंट मिलती है, और ये दिस इज़ आवर टारगेट। अब लास्टली टू वाइंड इट अप, जो ऑल्दो दिस इज़ नॉट फॉर अ पॉइंट फॉर दिस टॉपिक, लेकिन आपको बता दूँ मैं जस्ट टू कीप यू इंटरेस्टेड कि जो डायबिटिक्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, हम कहते हैं कि वो चलें। डायबिटीज़ में पहला जो फर्स्ट थिंग होती है वो होती है कि इंसुलिन लैग। होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं और हमारा ब्लड शुगर बढ़ने लगता है, तो बॉडी में मैकेनिज़म्स ऐसे होती हैं कि वो इंसुलिन रिलीज़ करती है, और इंसुलिन उसके साथ साथ बढ़ता है और शुगर को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देता। तो फर्स्ट थिंग इन डायबिटिक्स क्या होता है कि इस चीज़ की इम्पेयरमेंट हो जाती है कि ग्लूकोज उसका बढ़ा, इंसुलिन उसका यहाँ तक है, तो ये इंसुलिन लैग जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया या शुगर को ज़्यादा होने देता है इन डायबिटिक्स। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी फाइंड इन यंग अर्ली डायबिटिक्स। और दूसरा होता है डॉन फिनोमेनन। डॉन फिनोमेनन में कहते हैं, जो कि हर डायबिटिक में होता है, कि सुबह अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि बॉडी के काउंटर कुछ मैकेनिज़म्स होती हैं जो बॉडी ने बचपन से, हम जैसे रात को खाना खाया, 8 बजे खाना खाया, बच्चा सो गया और सुबह 8 बजे तक नहीं उठा, तो 12-1 बजे के बाद जब उसका शुगर डाउन जाने लगता है, 2 बजे के बाद डाउन जाने लगता है, तो बॉडी कुछ करेक्शंस करती है और लिवर से थोड़ा थोड़ा करके वो शुगर जनरेट करना शुरू कर देती है अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये एक नॉर्मल मैकेनिज़्म है ताकि शुगर ज़रूरत से ज़्यादा डाउन ना जाए। लेकिन डायबिटिक्स में क्या होता है कि ये जो जनरेशन है, शुगर की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, और फास्टिंग ब्लड शुगर जो कि जनरली 100 के करीब होना चाहिए, उनका 120, 130, 135 अराउंड यहाँ पर जाने लग जाता है। तो इसको हम डॉन फिनोमेनन कहते हैं, हर एक डायबिटिक में होता है। और एक तो ये पार्ट होगी डॉन फिनोमेनन जो कि नॉर्मल है, दूसरा है जो हम स्ट्रेस पाल लेते हैं सुबह। एक्चुअली फास्टिंग ब्लड शुगर क्या, फास्टिंग द मोमेंट आप उठें नींद से आप शुगर टेस्ट करा लें। तो अगर आपने डिले करते, कुछ लोगों में डिले करने से होता क्या है कि उसको ऑफिस जाना है, ऑफिस में 50 काम है, 10 फ़ोन उसको 10 मिनट में आ गए हैं, ही इज़ अप अराउंड से 7, साढ़े 7 बजे उठा है और उसके बॉस का फ़ोन आ गया, उसको टेंशन हो गई है। टेंशन जैसी होगी, एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस वुड गिव राइज टू हाई शुगर लेवल।
या उसको अब याद आ गया या मैंने उससे पैसे लेने थे, वो पैसे नहीं दे रहा, आज क्या तरीका करूँ उससे पैसे मैं रिकवर करूँ, या ये हो गया कोर्ट केस है, वो बीमार है उसको देखने जाना है, और इंसर्जेंस मैंने ये सर्जरी आज करनी है, अर्ली शेड्यूल है, और सर्जरी इज स्ट्रेस फॉर द सर्जन ऑल्सो, तो वो सब कुछ ठीक ठाक जाए तो अगेन उसको स्ट्रेस होता है, भागना है, करना है, सर्जरी करनी है। तो इंटेंसिव केयर में जो लोग होते हैं उनके भी फ्रीक्वेंट आवर्स होते हैं, नर्सेस के भी फ्रीक्वेंट आवर्स होते हैं, तो सबको एक तरह का सुबह उठ के ये स्ट्रेस होने लग जाता है और उससे भी ब्लड शुगर हाई जाता है। तो एज ए फिजिशियन हमारा रोल रहता है कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि उसके जॉब में स्ट्रेस सुबह कितना है, और उसके लिए हम लीवे छोड़ देते हैं कि इसका शुगर कितना जाए, कितना हम इसको कंट्रोल करें, क्योंकि कंट्रोल करने का हमारे पास तरीका क्या है, कंट्रोल करने का जो तरीका हमारे पास है, अनफॉर्चुनेटली वी ओनली हैव पिल्स और इंसुलिन। हम रात को पिल दे देंगे, और अगर हमने हमारी कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ हो गई तो रात को उसका शुगर अगर ज़्यादा नीचे चला गया, इट कैन कॉज अ कैटास्ट्रॉफिक इवेंट, स्पेशली इन एल्डरली डायबिटिक्स। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, रात को शुगर बिल्कुल भी डाउन नहीं जानी चाहिए, और इसीलिए हम सुबह कई बार मार्जिन छोड़ देते हैं कि चलो थोड़ा है तो कोई बात नहीं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड लास्ट चीज़ यंगस्टर्स के लिए कि वो चलें, थोड़ा फिजिकल वर्क करें। अब इंसुलिन का क्या रोल है, इंसुलिन शुगर को ब्लड से लेता है, मसल के अंदर तक पहुंचा देता है, द्वारपाल की तरह दरवाज़ा खोला उसने, उसको अंदर पुश कर दिया। दैट इज़ ऑल दैट इंसुलिन हैज़ टू डू। अब जो ये यंगस्टर्स हैं जिनका एब्डोमिनल फैट ज़्यादा हो गया है, एब्डोमिनल फैट का मतलब पेट के अंदर की चर्बी जो ऑर्गन्स के सराउंडिंग है, वो उस इंसुलिन को, हमारे नॉर्मल इंसुलिन को नॉर्मली काम नहीं करने देता, और इस चीज़ को कि वो दरवाज़ा खोल के इंसुलिन को मसल में अंदर कर दे, वो इंसुलिन कर नहीं पाता। राइट, तो उसके लिए ये है कि चलें, थोड़ा फिजिकल वर्क करें। चलने से, फिजिकल वर्क करने से क्या होगा कि देयर आर अदर चैनल्स इन द मसल, डोर्स हैं वो खुल जाते हैं, इवन विदाउट इंसुलिन शुगर अंदर मसल खींचने लग जाता है और उसको यूटिलाइज करने लग जाता है। जो ब्लड शुगर है उससे कम आना शुरू हो जाता है। एक तो इमीडिएटली फॉलोइंग आपके ड्यूरिंग एंड फॉलोइंग योर एक्सरसाइज या वॉक वो कम होगा, और उसके 6 से 8 घंटे के बाद और कम होगा और खींचेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कहते हैं कि 10,000 स्टेप्स का टारगेट रखें दिन में। दैट कम्स टू अराउंड 6 to 7 किलोमीटर्स अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ योर स्टेप। और इसका आप 60-70% सुबह कर लें और 30% शाम को कर लें, लाइटर वन, क्योंकि शाम को अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो रात को नींद कम आएगी, रात को नींद नहीं आएगी तो स्ट्रेस स्ट्रेस होने से शुगर सुबह बढ़ेगा। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा कि आपका जो फास्टिंग ब्लड शुगर है तो इसका 160 है, 155 है, 150 है, तो वो नाइट टाइम डोज इंक्रीज कर देगा। दैट वुड हैव अगेन काउंटर इफेक्ट, गलत इफेक्ट हो जाएगा, रात को डिप मारेगा, सुबह ज़्यादा काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स के कारण से सुबह ज़्यादा शुगर उसके आने लग जाएगी। तो दिस इज़ इट, दिस वाज द फर्स्ट टॉक ऑन awareness in diabetes, and I am Dr. Aditya Yogi, your host. Thank you so much.